यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा करियर अच्छा हो और हम अपने जीवन में कुछ पाएं, तो हमारे लिए खुद पर बाकायदा काम करना आवश्यक होता है। निरंतर रूप से अपने आप को कुछ चीजों की आदतें डालना आवश्यक होता है। इनमें सबसे पहले आवश्यकता है हमारे सारे कामों में एक अनुशासन और सुव्यवस्था लाने की। अनुशासित और समयनिष्ठ जीवन होना व्यक्तिगत प्रगति के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारी दिनचर्या में अनुशासन ना हो, तो समय की हानि तो होती ही है, साथ ही काम भी समय पर नहीं हो पाते। चीजों की खोज, कामों में विलंब, परिणाम स्वरूप होने वाली हड़बड़ी, जल्दबाजी, उससे निर्माण होने वाली गलतियां और फिर उन्हें सुधारने में लगने वाला समय हमारे लिए सफलता प्राप्त करने की संभावना को कम करता जाता है। हमारी बुरी आदतों को जानबूझकर छोड़ देना जरूरी होता है। अपने खुद के प्रति हमारा दृष्टिकोण इस तरह होना चाहिए कि यदि हमें अपने बारे में कुछ आलोचना मिलती भी है, तो उससे भी हम कुछ ऐसा सीखें जिससे हमारी प्रगति में सहायता हो। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटा रहे भुजंग। निराशावादी व्यक्ति अवसर में कठिनाई देखता है और आशावादी व्यक्ति कठिनाई में अवसर। नमस्कार, इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने व्यक्तित्व के एक और आयाम, थिंकिंग पैटर्न्स यानी सोचने की शैली की। इसमें हम बात करेंगे कि सकारात्मक सोच और अच्छा स्वास्थ्य कैसे जुड़े हुए हैं, साथ ही नकारात्मक सोच का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जानेंगे
हमें स्वयं हराने वाले नजरिए के बारे में और उसे कैसे बदला जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सत्र में आगे बढ़ने से पहले थिंकिंग पैटर्न्स की जो थिंकिंग है, इस पर पहले बात कर लेते हैं। थिंकिंग यानी क्या? बहुत सिंपल सा आंसर है। थिंकिंग यानी सोचना। थिंकिंग इंग्लिश वर्ड है, सोचना हिंदी शब्द है। थिंकिंग यानी सोचना, विचार करना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, विचार क्या है? देखा आपने? जैसे ही मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा तो आपके मन में क्या आया? विचार? ये कैसा सवाल हुआ? विचार करना यानी सोचना, विचार यानी सोच। और दूसरी बात आपके मन में आ सकती है, शायद डेफिनेशन पूछ रही है विचार की। क्या हो सकता है विचार का मतलब? ऐसी और बहुत सारी चीजें आपके मन में आ सकती हैं। तो देखिए, ये जो आपके मन में आप जो खुद से खुद बात कर रहे थे, डायलॉग बोल रहे थे, इसे कहते हैं विचार। सीधे सरल शब्दों में कहें तो विचार यानी आत्म संवाद यानी सेल्फ टॉक। वो संवाद जो आप खुद से खुद करते हैं, आपके अंदर ही अंदर ये संवाद हमेशा चलता रहता है, इसे कहते हैं विचार। तो अब जानते हैं हम कि विचारों की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली बात, विचार हमेशा गतिशील रहते हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। आपका मन कभी भी विचारों से खाली नहीं होता है। सोचकर देखिए, आप कभी भी सोते जागते उठते बैठते हमेशा आपके मन में विचार चलते ही रहते हैं। हाँ, जब आप सोते हैं तो भी आपके मन में विचार चलते रहते हैं, सिर्फ आपको उनका ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, सुबह उठते हैं, पहली चीज, अरे मुझे ब्रश करना है, मैं लेट तो नहीं हो गया। आजकल तो लोग मोबाइल देखते हैं, अरे किसी का मैसेज आया है क्या? ये सारे विचार आपके मन में, आप जागरूक हो जाते हैं इन विचारों के बारे में। दूसरी चीज, विचार हमेशा मल्टी ट्रैक रहते हैं, अक्सर मल्टी ट्रैक रहते हैं, ऐसा हम कहेंगे। आपके मन में कभी एक ही विचार नहीं रहता, आपके मन में हमेशा 2 या 3 विचार अलग अलग चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपकी नजर बाहर गई, अरे वो वहां पर वो बिल्डिंग बड़ी अच्छी दिख रही है, अरे अरे देखो सामने वो बंदा आ गया, कहीं मैं उसे टक्कर ना मार दूं, आज मुझे ऑफिस के लिए पक्का लेट होगा, मैं कुछ भूल तो नहीं गया घर से। 4 विचार आपके मन में एक साथ चल रहे हैं। साथ ही आपके मन में एक विचार चल रहा है जो आपको पता नहीं है, जिससे आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, सारी कुछ आपकी चीजें उसके साथ में चल रही हैं। तो विचार जो हैं, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को गाइड करते रहते हैं। पूरे समय हमारे मन में जो विचार आता है, हम उसी के अनुसार आगे काम करते हैं। जैसे खाने के पहले, जब हम खाना खाने के पहले, अरे मुझे खाना खाना चाहिए या मुझे भूख लगी है, जब ये विचार आपके मन में आता है, तब आप उठ करके एक्शन लेते हैं, यानी खाना खाते हैं। अगली बात, विचार कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार होते हैं, एक के बाद में एक ये विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। ये कभी भी इनकी श्रृंखला बंद नहीं होती। अब आपको मजे की बात बताती हूँ, हम विचार करना कब सीखते हैं? हम विचार करना जब से हम पैदा होते हैं तब से सीखते हैं। देखिए, बचपन में एक छोटे से शिशु को, एक बच्चे को वाक्य बोलते नहीं आते, उसे कुछ शब्द नहीं पता होते, लेकिन उसके मन में एक पिक्चर होता है। वो जब अपनी माँ को देखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये मेरी माँ है, ये एक पिक्चर उसके मन में आ जाता है। या अगर हम बात करें, उसके सामने खाना रखा है, दूध की बोतल रखी है, तो ये उसका खाना है, इतना उसे समझ में आता है। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसके मन में क्या, छोटे छोटे विचार, एक एक सेंटेंस के विचार, ये मेरा स्कूल है। एक हम केजी के बच्चे की बात कर रहे हैं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी टीचर है, ये मेरा डब्बा है, ये मेरे दोस्त हैं, ये विचार आने लगते हैं। और हम जब बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं या पूरी तरीके से एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारे विचार एक से अधिक वाक्यों से बनने लगते हैं। हम 3-4 वाक्य मिला करके एक विचार करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मान लीजिए आपने सोचा कि एक दिन आप मौन व्रत करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, तो भी आप अपने अंदर खुद से 60 से 80 हजार वाक्य बोलते हैं। ये वाक्य किसी न किसी विचार का हिस्सा होते हैं। तो देखा आपने, विचारों का विश्लेषण जब हमने किया तो हमें विचारों के बारे में कितनी चीजें पता चली। तो चलिए, अब हमने विचारों के बारे में बात कर ली, उनकी विशेषताएं जान ली, तो अब ये विचार हमें जानना क्यों जरूरी है,
कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। हम आज तक अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से जीते आए हैं, विचारों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो भी हमें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पर उसके लिए मैं आपको एक दूसरा एंगल विचारों का दिखाती हूँ। देखिए, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे बर्ताव, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस, ये तीनों आप अगर एक ट्रायंगल ले, एक त्रिकोण ले, तो उसके 3 कोने हैं। और उस त्रिकोण के अगर ऊपर आप उसे पिरामिड की तरह अगर ऊपर बढ़ाएं तो उसका जो शीर्ष है वो है हमारा शरीर। अब जैसे देखिए, आप घर में आए, आपके पिताजी नाराज हैं, ठीक है, आप पिताजी से बहुत डरते हैं, तो पिताजी बहुत गुस्से से बैठे हुए हैं, ये परिस्थिति है। आपके मन में जैसे आप घुसे तो आपके मन में विचार आया, अरे बाप रे, आज लगता है घर में सब गड़बड़ है, पिताजी का मूड ठीक नहीं है, मैं तो आज उनसे पैसे भी नहीं मांग सकता। इस विचार से या इस डर से कि अरे बाप रे, अब वो क्या कहेंगे, उसके विचार से आपके माथे पर पसीना आया। एक्शन क्या हुई, आप ऐसे गुमसुम से दुम दबाकर अपने कमरे के अंदर चले गए। तो हमारे विचारों का हमारी भावनाओं पर और हमारे बर्ताव पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए हमें अपने विचारों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अब ये बात तो हो गई हमारे विचारों की। अभी तक हमने अपने थिंकिंग के बारे में बात कर ली। अब हम आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं, यानी थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में। उससे जुड़ी हुई एक बात मैं आपको बताऊं कि विचारों की एक और विशेषता होती है कि एक ही परिस्थिति में 2 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके का विचार करते हैं। एक उदाहरण देती हूँ आपको। मान लीजिए मैं और मेरी दोस्त एक रास्ते से चले आ रहे हैं, सामने से हमारी टीचर आई, ठीक है, तो हमने उन्हें नमस्ते बोला और उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो सीधे निकल गई। अब मेरे मन में उसी परिस्थिति को लेकर क्या विचार आ सकता है, इन्होंने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, ये क्या मुझे पसंद नहीं करती, मैं शायद अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, ये जरूर अब मेरे से नाराज़ हैं, क्या किया मैंने, आज तो मैंने होमवर्क भी किया था। आप इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं आपके विचार। आपकी दोस्त ने सोचा कोई बात नहीं, बिजी होंगी, कुछ काम में व्यस्त होंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो हम आगे खेलने चलें। तो देखा आपने, एक ही परिस्थिति है लेकिन 2 अलग अलग व्यक्ति 2 अलग अलग विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि विचारों की सोचने की पद्धति हर एक की अलग होती है, कोई किसी पद्धति से विचार करता है, कोई किसी पद्धति से विचार करता है, जिसे हम थिंकिंग पैटर्न्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। अब देखिए, विचार हमारे सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। मनोविज्ञान में हम सकारात्मक विचार उन्हें कहते हैं जो विचार हमें मदद करते हैं, कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमारी मदद करते हैं। जबकि नकारात्मक विचार वो होते हैं जिनसे हम पैरालाइज हो जाते हैं। जैसे कुछ विचार, मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इससे आप एक्शन नहीं ले रहे, आप सिर्फ अपने अंदर के अंदर और गड़ते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। जो विचार आपको इस तरीके से मदद नहीं करते उन्हें हम नकारात्मक विचार कहते हैं। अब सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को देखें तो मुझे एक किसान का एक उपजाऊ जमीन, एक उपजाऊ खेत याद आता है। किसान के एक उपजाऊ खेत में वो अनाज बोता है, अनाज के साथ ही वहाँ पर घास फूस भी उगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसान अनाज मेहनत से उगाता है, वो बीज बोता है, उसमें पानी डालता है, उसको जब बड़ा होता है तो उसको खाद देता है, ये सारी चीज़ें किसान करता है। लेकिन घास फूस अपने आप उगती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसान उसकी तरफ देखे ना देखे वो अपने आप उगती रहती है। और अगर किसान को उन अपने अनाज को, अपनी फसल को अगर उसे बचाना है तो उसे ये घास फूस निकाल कर बाहर करना पड़ता है, उसे अपने खेत से उसे बाहर निकालना रहता है। अब हमारा जो मन है वो भी एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है, इसमें हमें सकारात्मक सोच बोनी है और नकारात्मक सोच की जो घास फूस है उसे हमें इससे निकाल कर बाहर करना है। तभी हमारी सकारात्मक सोच फलेगी, फूलेगी, हमें अच्छे फल देगी। अब इसमें सिर्फ एक बात हमें और करनी है कि जैसे हमने कहा कि घास फूस को उगने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उग कर आती है। ऐसे ही नकारात्मक सोच हमारे मन में हमेशा रहती है, हमें उसे जागरूकता से अपने मन से बाहर निकालना होता है। तो जब हम सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं तो पहले आइए जाने
सकारात्मक सोच किसे कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द, हमारे खुद के अंदर जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, जब हम उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक सोचना। सकारात्मक सोच की एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम खुद के बारे में सकारात्मक सोचते हैं ना, तो हम में एक आत्मविश्वास आ जाता है। हम में ये विश्वास आ जाता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ रहे हैं और इसके रास्ते में आई हुई कोई भी रुकावटें, कोई भी बाधा हम आराम से पार कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, ये आसान है। ये जो वाक्य हैं, ये एक सकारात्मक सोच दर्शाते हैं। अब इसी के साथ देखिए, जब आप खुद के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो आप दूसरों के बारे में भी सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि जैसे हमारी सोच रहती है हम वैसे ही दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो एक सकारात्मक सोच आपको दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचने को मदद करती है। अब जैसे मान लीजिए एक बॉस हैं, वो अपने, अगर उनकी खुद की सकारात्मक सोच है तो वो अपने एम्प्लॉय के बारे में कहेंगे, अरे हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छा है, ये काम कर लेगा। तो देखा, सकारात्मक सोच आपको दूसरों पर भरोसा करना सिखाती है, दूसरों के ऊपर भरोसा करने का विश्वास आप रखते हैं। ये सकारात्मक सोच का फायदा है। अब हम जब सकारात्मकता की बात कर रहे हैं तो उसी के साथ में जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है आशावाद, ऑप्टिमिज्म। सकारात्मकता और आशावाद ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आशावाद हम किसे कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट की अपेक्षा करना। याद रखिए, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यानी किसी भी परिस्थिति में सबसे अच्छा संभव परिणाम। रियलिस्टिक होती है। ऑप्टिमिज्म जो रहता है वो बहुत रियलिस्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे क्रिकेट की मैच चल रही है, लास्ट बॉल के ऊपर हम कहेंगे कि अभी तो 20 रन बचे हुए हैं, अरे नहीं कुछ नहीं, इंडिया जीत जाएगा। ये ऑप्टिमिज्म नहीं है, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। उस स्थिति में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो हो सकता है उसकी तरफ हम जब ध्यान देते हैं उसे कहते हैं आशावाद। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि सकारात्मकता और आशावाद ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सकारात्मकता हमेशा आशावाद का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़ती है। तो आशावाद भी उतना ही जरूरी है सकारात्मक सोच के साथ में। तो सकारात्मकता और आशावाद, जब हम इसकी बात करते हैं तो मेरे जहन में एक कहानी आती है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। किसी जंगल में एक हिरनी रहती थी जिसे बच्चा होने वाला था। तो जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसी समय पीछे से एक शेर आया उसका शिकार करने के लिए। हिरनी भाग खड़ी हुई, भागते भागते वो आगे जाए, शेर उसका पीछा कर रहा था। वो भागते भागते जंगल की कगार पर आ गई और अचानक रुक गई, क्योंकि उसके सामने एक शिकारी निशाना साधे खड़ा था। अब पीछे शेर, आगे शिकारी। हिरनी क्या करे? ये क्या कम था कि उतने में जंगल में आग लग गई। अब इन तीनों स्थितियों में हिरनी का बच पाना असंभव था। यदि वो शेर शिकार करता उसका तो भी वो मरती, अगर शिकारी उसको तीर मारता तो भी वो मरती, अगर वो भागकर जंगल के अंदर जाती तो जंगल में तो आग लगी हुई थी। ऐसे समय में हिरनी क्या करे? उसने सिर्फ उस बात पर फोकस किया जो उसके हाथ में थी। क्या था उसके हाथ में? अपने नवजात शिशु, अपने बच्चे को जन्म देना। उसने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया कि इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो मौत निश्चित है लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तो उसने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी पॉजिटिविटी उस बच्चे को जन्म देने में लगा दी। आगे कुछ ऐसा हुआ कि उतने में बिजली कड़की। अब बिजली जब कड़की तो शिकारी ने जो तीर हिरनी के ऊपर साधा था उसका निशाना चूका, वो जाकर शेर को लगा। शेर घायल हुआ और उसने शिकारी का पीछा करना शुरू किया। शिकारी और शेर दोनों भाग गए। यहां पर बिजली कड़कने के बाद में बारिश हुई और जंगल की आग बुझ गई। लेकिन इस कहानी का अंत हमारे लिए बहुत सुखद है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि उस हिरनी ने अपने बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट पर फोकस किया, जो कि था एक नवजात शिशु को, एक नए जीव को इस संसार में लाना। तो देखा आपने आशावाद का किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हम किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं अगर हमें सकारात्मक सोच और आशावाद है तो। देखिए, अब हम जानते हैं
कि विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। आपको एक और बात बताती हूँ, विचार हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिसकी नकारात्मक सोच होती है ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनिटी, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। आप एंडोर्फिन्स के बारे में शायद जानते होंगे। एंडोर्फिन्स एक नेचुरल पेन किलर्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। तो जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होते हैं और ये हमको एक ऑल इज वेल वाली फीलिंग देते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं। इसीलिए जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें अंदर से एक बहुत अच्छा महसूस होता है। हम कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी सोच सकारात्मक है। आप कोशिश करके देखिए, आप खुद से कहिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करूँगा, आसान है, अरे मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, मैं तो बहुत अच्छे से अपने सपनों तक पहुँच जाऊँगा। आप सोच कर देखिए, इस सोच की वजह से ही आप अंदर ही अंदर कितना अच्छा महसूस करने लगेंगे। ये एंडोर्फिन्स के रिलीज कर होने का नतीजा है। सकारात्मक सोच के एक और प्रभाव की बात देखते हैं। आप सबने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कई बार उसे दवाइयों की जगह पर कुछ गोलियां दी जाती हैं जो वास्तव में दवाइयां होती नहीं हैं, उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता है, वो सिर्फ एक सादी गोलियां रहती हैं जो दवाई के तौर पर उसे बताया जाता है कि ये दवाई खा लो तुम ठीक हो जाओगे। कई बार उन गोलियों को खाकर वो व्यक्ति एक्चुअली ठीक होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? उसने तो दवाई ली ही नहीं है, तो वो सिर्फ वो डमी गोलियां खा करके ही ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, वो ठीक होता है उस विश्वास से जो वो खुद को दिलाता है, डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो ये जो सकारात्मक सोच है वो उसे ठीक होने में मदद करती है। तो देखा आपने सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव होता है। तो अब हम सकारात्मक सोच के बारे में जान गए हैं, हमें पता है कि सकारात्मक सोच के क्या फायदे होते हैं, लेकिन अब हम ये सकारात्मक सोच अपने अंदर कैसे बनाए रखें, कैसे आदत लगाएं कि हम हमेशा सकारात्मक ही सोचें। तो चलिए हम बात करते हैं कि सकारात्मक सोच की आदत किस तरीके से अपनाएं। तो फिर से हम पहले प्रश्न पर आते हैं, आदत क्या होती है? जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है। आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, लेकिन मुझे जब क्लास में जब टेस्ट के मार्क्स मिले तो मेरी टीचर ने किसी और के मार्क्स की प्रशंसा की। मेरे मन में विचार आया, अरे मैं अच्छी नहीं हूँ क्या पढ़ाई में? नहीं हूँ अच्छी मैं, आई एम नॉट गुड एट स्टडीज, ओके, इसीलिए टीचर ने मेरी तारीफ नहीं की। एक बार हुआ, शायद टीचर किसी और को ज़्यादा इनकरेज करना चाहती होंगी, आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं ही, तो उन्होंने सोचा किसी और को इनकरेज करते हैं, लेकिन आपके मन में क्या विचार आया? मैं अच्छी नहीं हूँ। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ, टीचर ने किसी और की तारीफ की, आपने फिर खुद को बताया कि मैं अच्छी नहीं हूँ। धीरे धीरे आप हर बार खुद को बताती गई कि मैं अच्छी नहीं हूँ। इसके बाद में जब परीक्षाएं आईं, उस समय आपने तो खुद को बता ही दिया है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। आप परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि आप उसी विश्वास से गई हैं, नकारात्मक सोच से गई हैं परीक्षा देने के लिए। तो जब वहां अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि मैं अच्छी नहीं हूं। इसे कहते हैं आदत। अब आप देखिए, ये मुझे एक आदत हो गई, मैं अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगी, उससे मेरे विचार कैसे बदले? देखा मैंने कहा था ना मैं अच्छी नहीं हूं। फिर मेरी जो आदत है वो रिइंफोर्स हुई, सच में मैं अच्छी नहीं हूँ। और इस तरीके से आदत और विचार का ये चक्र चालू रहा। आदतें भी मेरी और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई, मेरे विचार भी उसके बारे में स्ट्रांग होते गए। और आप तो जानते हैं कि विचारों का हमारी भावना और बर्ताव के साथ कैसा संबंध है। तो अब आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद को बार बार ये बता रहा है कि वो अच्छा नहीं है, उसकी भावनाएं क्या होंगी? निराशा, दुख। और उसका बर्ताव कैसे होगा? वो सिर झुका करके, नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, उदासी चेहरे पर हमेशा रहेगी। तो ये हमें आदतें जो हैं हमारी, जो हमारी नकारात्मक सोच से जुड़ी हुई हैं, इन्हें हमें बदलना है। एक चीज़ आप याद रखिए, आदतें बदलना आसान नहीं है, क्योंकि आपने इतने सालों से वो आदतें बनाई हुई हैं
तो आपको आदतें बदलने में कठिनाई हो सकती है। आदतें, कई लोग कहते हैं हम ये आदत छोड़ देंगे। आदत छूटती नहीं है, आदत को बदलने की ज़रूरत होती है। इसे हम सकारात्मक आदतों से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और जब हम सकारात्मक आदतों से इसे रिप्लेस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी ये जो नेगेटिव सोच है, ये आदतें जो बुरी हैं, जो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं नेगेटिव तरीके से, वो अपने आप कम होती जाएंगी और एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यदि हमें सकारात्मक सोचना है तो हमें कुछ आदतें बदलनी होंगी और कुछ नई आदतें अपनानी होंगी। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, ये कठिन हो सकता है, इसमें समय भी लग सकता है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि आप आदतों को सालों से उन्हीं आदतों के साथ जीते आए हैं। परंतु अगर हम इन सकारात्मक आदतों पर विचार करते रहे, निरंतर उन पर काम करते रहे, तो हमारी सोच निश्चित ही सकारात्मकता में बदल सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि सकारात्मक विचारों से जुड़ी आदतें कौन सी हैं। पहली आदत, अच्छा रवैया अपनाएं। शिकायतें कम करें। शिकायत करना अक्सर आपकी पक्की आदत बन सकती है, इससे बचें। दूसरी आदत, अवसाद से बचें, डिप्रेशन से बचें। ज़्यादातर नकारात्मक सोच के व्यक्तियों में डिप्रेशन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है या डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। तो जहाँ तक संभव हो खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। तीसरा, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति अधिकतर उदासी या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। तो जहाँ तक हो सके अपने खाने में संतुलित आहार लें, जंक फूड से बचें, खाने में पौष्टिक चीज़ों का समावेश करें। चौथा, अपने शरीर को एक्टिव बनाए रखें। अपने शारीरिक स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इन सब पर काम करें। आप तो जानते ही होंगे कि व्यायाम ये जितना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य में भी ये लाभदायी सिद्ध होता है। तो चलिए सकारात्मक विचारों के साथ जुड़ी हुई इन आदतों को विस्तार से देखते हैं। पहली आदत, अच्छा रवैया अपनाएं। हम अपने आसपास या हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं, उसे ग्रांटेड ले लेते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसा होना ही चाहिए। पर उसके साथ ही हमें अगर कोई परेशानी होती है तो हम उसे बड़ा चढ़ा करके बात करते हैं। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपके आजू बाजू में आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, किसी कारणवश एक दिन सोसाइटी में बिजली चली गई, कोई मेंटेनेंस वर्क था। तो कुछ लोग क्या करेंगे, अरे कितनी परेशानी है, बिजली है ही नहीं घर में, भाई हम क्या करें। वो बिजली न होने के बारे में ही पूरे दिन बात करते रहेंगे। बाद में बिजली आ गई, उसके बाद में 6 दिन उनके घर में बिजली है, पर वो क्या कहेंगे, हाँ चलो ठीक है आ तो गई, लेकिन उस दिन गई थी ना, पता नहीं फिर कब चली जाए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये बिजली वाले सब चोर होते हैं। दिखा आपको शिकायत करने का रवैया। कुछ माताएं भी इस तरीके से बात करती हैं। उनके बच्चे अगर पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, नहीं बाकी तो सब ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। तो किसी ने ध्यान दिलाया कि भाई आपका बच्चा इतने टूर्नामेंट जीत करके आया है, इतनी चीज़ों में उसने महारत हासिल की है, नहीं वो तो सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ाई नहीं करता है। तो देखा आपने, फिर जो नेगेटिव चीज़ है उसकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है, उसके आजू बाजू में जितनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उस तरफ उनका ख्याल नहीं जा रहा है। तीसरा उदाहरण देते हैं। कई बार किसी ऑफिस में भी आपने लोगों को बात करते सुना होगा। अगर आपने उनसे पूछा भाई कैसा चल रहा है, हाँ ठीक है, अब क्या है, रोज का है, कोई खास बात तो है नहीं इसमें। तो हम कहेंगे अरे ऐसे कैसे नहीं, आप इतने बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं। अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। मतलब वो इतने बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उन्हें ज़रूर उसमें कुछ तो भी नेगेटिव चीज़ दिख गई है, क्योंकि ये उनका रवैया है, हर चीज़ में नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें ढूंढना। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ नकारात्मक है, 100% नेगेटिव है, तो संभव है कि आप कुछ अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो हमें उसमें से सीखने को ज़रूर मिलता है। इसका एक उदाहरण देती हूँ। एक सज्जन थे, उनके घर में चोरी हुई। अब जब चोरी हुई तो उस समय उनका परिवार घर से बाहर था, चोरों ने सब कुछ लूट लिया। अब 2 पड़ोसी आए उनके घर पर, उनकी रिएक्शन देखिए। पहले ने बोला, अरे
सब कुछ लूट गया आपका, आप तो बर्बाद हो गए, अब आप क्या करेंगे, कुछ बचा ही नहीं है आपके घर में। अरे ये पुलिस वाले थोड़ी चोरों को ढूंढ सकते हैं, वो तो सब मिले हुए रहते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपका, मैं बता करके दे रहा हूँ। ऐसे और न जाने क्या क्या वो बताता गया, और वो सोच रहा था कि वो बहुत ही सिंपैथी दिखा रहा है इनके साथ में, जबकि वो पूरे तरीके से नकारात्मक चीजें ही बता रहा था उनको। दूसरे पड़ोसी ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई साहब, आप और भाभी जी घर पर नहीं थे, जो गया है वो तो मिल जाएगा, टाइम लगेगा पर मिल जाएगा, लेकिन देखिए जान है तो जहान है। तो देखा आपने, एक ही परिस्थिति में दो लोगों का रवैया कैसे अलग अलग था। अब यह आपको तय करना है कि आपका रवैया कैसा होगा। एक और कहानी सुनाती हूँ। एक जेल में कई सारे कैदियों के छूटने का वक्त आया, तो उन्हें अलग अलग कौशल्य सिखा रहे थे ताकि आगे जाकर वो कुछ कर सकें, उनको अलग अलग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में डाल रहे थे। तो उसी के तहत एक बार उन कैदियों को पेंटिंग करने के लिए उनको उसका प्रशिक्षण दिया गया। और दो कैदियों को, अब वो बाहर तो जा नहीं सकते, तो उन्हें अपने एक कमरे में रखा गया कि जहाँ पर उनको कहा कि ठीक है, अब आप अपने मन से आप जो चाहे पेंटिंग कीजिए। तो दोनों कैदियों ने खिड़की से बाहर देखा और दोनों को बोला एक दूसरे की पेंटिंग नहीं देखनी है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ गए और उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और पेंटिंग करना शुरू किया। जब उनकी पेंटिंग कंप्लीट हुई तो एक कैदी ने खिड़की के बाहर का जो सुंदर दृश्य था वो पेंट किया था, और दूसरे कैदी ने सिर्फ खिड़की में जो बार्स लगी थी ना, गज लगे थे, उसे पेंट किया। तो अब आपको समझ में आया रवैया, एटीट्यूड किस तरीके से आपकी सोच में फर्क लाता है। इसी तरीके से एक और चीज़ है इस रवैये के बारे में। जब हम कहते हैं कि आप सकारात्मक रवैया अपनाइए, अच्छा रवैया अपनाइए, अपने शब्दों का चुनाव सही कीजिए। हम बहुत ज़्यादा उसको बात करते हैं कि अरे सारा कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। इस तरीके से बोलने के बजाय अपने शब्दों को यथार्थ में लाइए, रियलिस्टिक शब्दों का प्रयोग कीजिए। इसके ऊपर भी मुझे एक छोटी सा वाकया याद है। बचपन में मेरे सामने के दो बच्चे थे, मनीष और राजू। दोनों बैडमिंटन खेलते थे। अब शुरुआती दौर था, दोनों के मैचेस, टूर्नामेंट्स होते थे, कुछ में जीतते थे, कुछ में हारते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो मनीष का जो टूर्नामेंट था, जो मनीष का जो मैच था, एक बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी के साथ में पड़ा उसके जो थे, तो वो उससे खिलाड़ी से खेलने जाने वाला था। अब ये जो राजू था वो उसके पास आया कि अरे तेरा क्या होगा, वो तो तुझे धोकर रख देगा, तेरा तो कोई चांस ही नहीं है, क्या बोलेंगे टीचर। ऐसा कहकर वो उसे न जाने क्या क्या चीजें बताता चला गया। मनीष थोड़ी देर सुनता रहा और उसने बोला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे 0 पर हराएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो देखिए, जैसे ही उसने ये कहा, उसका मन मैच के लिए तैयार हो गया, और अगर वो राजू के विचारों पर जाता तो वो शायद खेलने के लिए उतर भी नहीं सकता था। तो इसीलिए अच्छा रवैया, अच्छा एटीट्यूड सकारात्मक सोच के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी सकारात्मक आदत है अवसाद से बचें, डिप्रेशन से बचें। तो डिप्रेशन क्या है? हम अक्सर ये टर्म यूज करते हैं, डिप्रेशन आया है, हमें डिप्रेशन आया है। तो डिप्रेशन की परिभाषा क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें उदासी, निराशा, असहायता और लाचारी की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं और स्थायी रूप से महसूस की जाती हैं। तो जब एक बीमारी की तरह अगर हम डिप्रेशन की तरफ देखें, तो इसे अच्छा करने के लिए हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि भाई हमें डिप्रेशन आता है, हमें डिप्रेशन आता है, यानी ये हमारे डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेसिव सोच है, निराशात्मक सोच है हमारी, जिसे हम अपने सकारात्मक विचारों से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप अधिकतर सकारात्मक लोगों के बीच रहें, क्योंकि उनमें जो ऊर्जा रहती है ना, उनमें जो पॉजिटिविटी रहती है, वो इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस रहती है। आप कई बार आपने देखा होगा, कोई अगर घर में आता है तो बिल्कुल तूफान की तरह, आंधी की तरह, हंसी, खिलखिलाहट, आपको खुद को अच्छा लगने लगता है। और कोई व्यक्ति अगर आता है तो आपको ऐसा लगता है, अरे बाप रे, इनके आने से घर बड़ा ऐसा उदास सा हो गया है। तो ये जो चीज़ है, आप अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ में रखें। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ट्रैकिंग कम्युनिटी। आजकल माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग काफ़ी सारे लोग जाते हैं। अब पहाड़ों पर चढ़ना, जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं एक हॉबिस्ट, जो लोग शौक के तौर पर पहाड़ चढ़ते हैं, उनकी बात कर रही हूँ।
आप अगर उनके साथ जा कर के देखिए एक बार, वो आपको किसी न किसी तरीके से वो पहाड़ जरूर चढ़ा देंगे, भले आप में क्षमता हो या ना हो। वो आपसे कहते रहेंगे, अरे कुछ नहीं, बहुत पास में है, तुम कर सकते हो। सकारात्मक सोच, अरे ये बहुत आसान है, अरे हम लोग ने भी जब शुरू किया था, अरे हम लोगों ने भी जब शुरू किया था तो ऐसे ही शुरू किया था, लेकिन चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस सकारात्मक सोच की वजह से आप कब खुद पहाड़ चढ़ने लगते हैं या आप कब खुद सकारात्मक सोचने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मेरी एक पड़ोसी का उदाहरण देती हूँ। वो लड़की जब 10वीं में थी तो वो काफ़ी डल थी, मतलब ऐसी निराशावादी नहीं थी वो, लेकिन वो उसे किसी चीज़ में उत्साह नहीं लगता था। तो एक बार वो ऐसे ही एक ग्रुप के साथ में पहाड़ चढ़ने गई, ट्रैकिंग पर गई। उस ग्रुप ने कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन वो सिर्फ उसकी जो छोटी छोटी अच्छी बातें हैं वो उसे याद दिलाता रहा। अरे तुम ये चीज़ कितनी अच्छी करती हो, वाह ये चीज़ फिर से करो ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो लड़की वापस आई तो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और बाद में बैडमिंटन में उसने बहुत नाम कमाया। तो देखा आपने, सकारात्मक लोगों के बीच रहने से आपकी सोच कैसे पूरी तरीके से बदल सकती है और आप डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं। सकारात्मक सोच में तीसरी आदत है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति स्वस्थ आदतें भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य की भी ज़रूरत पड़ती है। सकारात्मक सोच और आत्मसम्मान, इसका एक अभिन्न हिस्सा है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता। देखिए, आपका शरीर जो है वो एक मशीन है जो आपको आपके ज़िंदगी के पहले पल से लेकर आखिरी पल तक साथ देता है। आप इसे किसी से बदल नहीं सकते, और आपकी जो भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, इमोशंस, व्यवहार, जो भी कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सब शरीर ही तो संभालता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका शरीर अच्छे से काम करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें और अच्छी आदतें अपनाएं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी अच्छी आदतें हैं, चलिए देखते हैं। तो पहली आदत, एक संतुलित आहार लें। हमारे भारतीय परिवारों में जो आहार होता है अक्सर संतुलित होता है, जो हम घर का बना खाना कहते हैं। इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, इन सबको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको परोसा जाता है। वो आहार लें, जंक फूड से बचें। दूसरी आदत, सही समय पर सही मात्रा में खाना खाएं। अपने खाने का समय तय करें। एक बार अगर आप सुबह खा रहे हैं तो हमेशा सुबह खाएं। शाम का खाना, जो भी आपने टाइम तय किया हो, आप उसी समय खाना खाएं और सही मात्रा में खाएं। ऐसा नहीं कि आपने अगर एक बार खाना नहीं खाया तो दूसरे समय आप दूना खाना खाएंगे, ऐसा ना करें। तीसरी बात, हम कई बार रात में उठ करके हमें खाने की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं, नूडल्स बना करके खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चिप्स खाते हैं। हम इसे मनोविज्ञान में इमोशनल ईटिंग कहते हैं। इससे बचें, क्योंकि ये आपके शरीर की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए या किसी प्लेजर के लिए खाते हैं, तो इससे बचें। चौथी बात, जब आप खाना खा रहे हैं उस समय आप अपने सारे मोबाइल, टीवी, इन सब के सामने न बैठें। आप जो खाना खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। इसके बाद सही मात्रा में विश्राम करें। अक्सर हम सबसे पहली चीज़ जो हम अपने लिस्ट में से, अच्छे स्वास्थ्य की लिस्ट में से बाहर निकालते हैं, वो है नींद। रात को जाग कर देख रहे हैं, रात तक हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हम मोबाइल के ऊपर कुछ बातें कर रहे हैं लोगों से। ऐसा ना करें। रात आप अपने सोने का एक नियमित समय बना लें। रात को 10 बजे सोएं, 11 बजे सोएं, जिस भी किसी समय सोएं, रात को उसी समय सोएं। तो देखिएगा आपकी बॉडी की, आपके शरीर की एक रिदम रहती है। आप जल्दी ही उस रिदम में आ जाएंगे और आपका शरीर ज़्यादा अच्छे से काम करने लगेगा। गतिशील बने। गतिशील बनने का अर्थ है अपने शरीर को व्यायाम के योग्य बनाएं। अपने व्यायाम में आप कसरत, खेल, जिम, नृत्य, योग, इन सब का समावेश कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके व्यायाम में बदलाव आएगा। अलग अलग चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपका फन टाइम बढ़ेगा। एरोबिक और अनएरोबिक दोनों प्रकार की कसरतें करें। एरोबिक एक्सरसाइज उसे कहते हैं जिसमें हम जिसे कार्डियो कहते हैं,
इसमें हमारे हृदय और हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, उनमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है। अब इन एक्सरसाइजेज में आते हैं स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, इसमें एरोबिक्स भी आते हैं। अनएरोबिक एक्सरसाइजेज जो रहती हैं उनमें हम अपने मसल्स की शक्ति बढ़ाते हैं। जैसे आप पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, इनकी जब आप बात करते हैं तो अपने शरीर के किसी भी अंग के जब आप मसल की शक्ति बढ़ाते हैं उसे कहते हैं अनएरोबिक एक्सरसाइजेस। और एक चीज़ आप याद रखें, व्यायाम का कभी भी अतिरेक ना करें। कई बार क्या होता है, हम शुरुआत करते हैं कि अरे आज तो हम बिल्कुल 5 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, जबकि हमने उसके पहले कभी हमने दौड़ना तो क्या सीधे चलना भी शुरू नहीं किया था। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में अकड़न आती है और हम 1-2 दिन के बाद में अरे नहीं बहुत दर्द हो रहा है, हम तो बंद कर देते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपको अपने व्यायाम में नियमितता लानी है तो धीरे धीरे शुरू करें। पहले दिन अगर आपका अगर लक्ष्य मान लीजिए 1 महीने में 5 किलोमीटर चलने का है तो आप पहले 3 किलोमीटर से शुरू करें, 1 किलोमीटर से शुरू करें, लेकिन रोज चलें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब आप इस तरीके से रोज के रोज चलने लगेंगे, रोज कसरत करेंगे, रोज व्यायाम करेंगे, तो आपके शरीर को गतिशील रहने की, एक्टिव रहने की आदत लग जाएगी। उसके साथ ही में आप नोटिस करेंगे कि जब आप अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं, जब आप फिटनेस की तरफ बढ़ते हैं, जंक फूड के प्रति आपका आकर्षण कम हो जाता है। आप खुद ही एक संतुलित आहार लेने लगते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आपने एक बर्गर खाया और उसके बाद में आप दौड़ने के लिए गए, कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो चीज़ दिखाई देगी, आप अच्छे से दौड़ नहीं पाएंगे और मन में आपके विचार आएगा, अरे अगर मैंने बर्गर नहीं खाया होता उस समय तो आज शायद मैं अच्छे से दौड़ सकता था। तो आपकी प्राथमिकताएं बदल गई, आपके शरीर के स्वास्थ्य की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाने लगा, बजाय इसके कि आप इमोशनल ईटिंग करें। इसीलिए ज़िंदगी में एक एक्टिव लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो अभी तक हमने देखा कि सकारात्मक सोच का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक सोच को डेवलप करने के लिए हम कौन सी आदतें अपना सकते हैं। इस सेशन के शुरुआत में हमने वो एक उपजाऊ जमीन का उदाहरण लिया था कि हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यहाँ पर सकारात्मक सोच की क्रॉप भी उगती है और नकारात्मक सोच की घास फूस भी। तो अब हम इस बात पर फोकस करेंगे कि हम अपनी नकारात्मक सोच पर काबू कैसे पा सकते हैं। आइए देखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है उस समय सकारात्मक सोच रखना बहुत आसान है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, हम सकारात्मक रूप से सोच सकते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं तो उस समय सकारात्मक सोच रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमें उसी समय सकारात्मक सोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उस समय हमारे विचार अधिकतर नकारात्मक होते हैं। लेकिन ये जो नकारात्मक विचार है ना, ये सिर्फ कठिन परिस्थितियों में ही नहीं आते हैं। कई व्यक्ति खुद के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, एक नकारात्मक नज़रिया रखते हैं। आपको बता सकती हूँ कुछ एग्जाम्पल। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं कोई काम अच्छे से नहीं करती, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का खुद के प्रति जो नकारात्मक नज़रिया रहता है वो उन्हें काम करने के पहले ही हरा देता है। एक आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जेसिका जेमिनीज की। वो एक बहुत अच्छे होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट थी। उन्हें होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे और वो लोगों के साथ में बहुत अच्छे से बातचीत कर सकती थी। तो उनका सपना था कि मैं एक होटल में, एक अच्छे बड़े होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करूँ। उन्होंने आवेदन पत्र दिया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। तो तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जेसिका जेमिनीज को याद आया कि वो इसके पहले किसी भी इंटरव्यू में सफल नहीं रही हैं। तो जब वो सुबह उठी, जिस दिन उनका इंटरव्यू था, इसी सोच के साथ में उठी कि अरे वो बाकी का तो सब ठीक है, पर मुझे इंटरव्यू देना आता नहीं है, मैं अच्छे से इंटरव्यू नहीं देती हूँ। कोई बात नहीं, जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, बातें आगे बढ़ती गई, वो अभी भी उसी सोच में डूबी हुई हैं कि मुझे इंटरव्यू में मैं अच्छा नहीं करती। जब वो इंटरव्यू देने के लिए उस होटल पहुंची तो उनका ध्यान गया कि उन्होंने जो शर्ट पहन रखा था उसके ऊपर एक कॉफ़ी का धब्बा था।
बस उनके आगे के विचार शुरू हो गए। अरे, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे कि मैं कितनी, मुझे शऊर नहीं है, सलीका नहीं है, मेरे कपड़ों पर धब्बे हैं। ये उनका था दूसरी नकारात्मक सोच खुद के बारे में। फिर वो वहां जाकर के बाहर बैठी, जहाँ इंटरव्यू चल रहे थे, उस कमरे के बाहर जाकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। तो जब वो वहां बैठी थी, उन्होंने बाकी के लोगों को देखा जो उस होटल में नौकरी कर रहे थे। तो बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ वो सब तरफ घूम रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, ओह, मैं तो इतनी कभी भी चुस्ती फुर्ती के साथ काम कर ही नहीं सकती, अब क्या होगा। ऐसी सोच, खुद के बारे में इतनी नकारात्मक सोच के साथ जब वो इंटरव्यू देने के लिए गई, तब तक उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस नौकरी के लायक हैं ही नहीं। इसे कहते हैं सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड, यानी खुद को हराने का नजरिया। खुद को हराने वाला नजरिया सफल होना मुश्किल बना देता है, क्योंकि अगर व्यक्ति खुद ही को बता रहा है कि वो जीत नहीं सकता, तो फिर उसके जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर मैं खुद को बता रही हूं कि मैं लोकप्रिय नहीं हूं, तो मैं नए दोस्त बना नहीं सकती। और इसमें मजे की बात यह है कि जिसका ये नकारात्मक नजरिया रहता है ना, वो कहता है मैं तो ऐसा ही हूं, उसे अपनी आत्म छवि सुधारने की जरूरत भी नहीं महसूस होती। और यही नजरिया हमें धीरे धीरे नाकामयाबी की ओर ले जाता है। आपको एक इसमें उदाहरण देती हूँ। विदेश के स्कूल की बात है। एक कक्षा में कई बच्चे थे, उनमें से कुछ की आंखें नीली थी, कुछ की भूरी थी। तो उस क्लास में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया। तो पहले उनको एक साधा टेस्ट दिया जिसमें सारे बच्चों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद में उनके टीचर ने कहा कि भाई, जो भूरी आंखों वाले बच्चे हैं ना, वो ज्यादा होशियार हैं। इसके बाद में जब उन्होंने फिर से उन्हें उसी प्रकार का टेस्ट दिया, तो जो भूरी आंखों वाले बच्चे थे, उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था बजाय नीली आंखों वाले बच्चों के। क्यों? क्योंकि नीली आंखों वाले बच्चों ने तो मान लिया था कि हाँ भाई, हम तो होशियार हैं ही नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर प्रयोग किया कि अरे नहीं, हमसे गलती हो गई, नीली आंखों वाले बच्चों का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा होशियार हैं। फिर से जब उनका टेस्ट लिया गया, तो इस बार भूरी आंखों वाले बच्चों का प्रदर्शन कमजोर था, नीली आंखों वाले बच्चों का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था। तो अब आप देख रहे हैं कि खुद को उन्होंने अपने ही नजरिए में कम कर लिया था कि अरे हम तो होशियार हैं ही नहीं, फिर हम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसे कहते हैं खुद को हराने वाला नजरिया। तो चलिए अब इस नजरिया को लेकर के हम कुछ क्विज के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आपको इनका उत्तर देना है। देखते हैं। तो क्विज का पहला प्रश्न है, मधु काफी ओवरवेट है और अपने वजन पर ध्यान देना उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। तो अब निम्नलिखित आत्म संवादों का पैटर्न बताइए। आपको 3 आत्म संवाद बताए जाएंगे, आपको उनका पैटर्न पहचानना है। पहला आत्म संवाद, मैं बिल्कुल बदसूरत मोटी लड़की हूं, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। नीचे 3 ऑप्शंस हैं, ये कौन सा पैटर्न है? स्वयं के प्रति अस्वीकृति, स्वस्थ आत्म छवि न होना, या स्वयं को प्रोत्साहित न कर पाना। इसमें एक से अधिक ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है, मुझे वजन कम करना तो है, पर कौन करे रोज इतनी कसरत। इसमें ऑप्शंस हैं, स्वयं के प्रति अस्वीकृति, स्वस्थ आत्म छवि न होना, या स्वयं को प्रोत्साहित न कर पाना। इनमें से कौन आत्म संवाद का कौन सा पैटर्न है, ये आपको पहचानना है। तीसरी स्टेटमेंट, मोटी हूं तो क्या, ओवरवेट होना कोई जुर्म तो नहीं है, ऐसी ही हूं मैं। इसका पैटर्न क्या हो सकता है? स्वयं के प्रति अस्वीकृति, स्वस्थ आत्म छवि न होना, या स्वयं को प्रोत्साहित न कर पाना। तो ये सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड जो रहता है, ये हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपको लगता है आप खेलकूद में अच्छे नहीं हैं, ये हुआ आपका हराने वाला नजरिया। तो आप कभी भी जब खेलकूद हो रहे होंगे या जब कोई खेल
खेल रहे होंगे, आप उससे दूर जाएंगे क्योंकि आप लोगों के सामने अपनी अक्षमता नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आपको विश्वास है कि आप अच्छे से खेल नहीं सकते। जब आप इससे दूर जाएंगे तो आपको उसके सुधारने के मौके कम होते जाएंगे, क्योंकि आप अगर खेल ही नहीं रहे हैं तो आप उसमें सुधार कैसे लाएंगे। तो जब अब टूर्नामेंट्स होंगे या कुछ होगा और उस समय अगर आपको प्रदर्शन का मौका मिला, खेलकूद में भाग लेने का मौका मिला, तो आप खुद को यही बताएंगे कि मैं तो अच्छा हूं ही नहीं। इसके साथ ही में आपने प्रैक्टिस भी नहीं की है क्योंकि आप खेलकूद से दूर रहे हैं। तो वहां पर अगर कोई मैच हुआ, आपने उसमें गलती की, उसकी वजह से आपके टीम को नुकसान हुआ, तो आपकी खुद के बारे में जो धारणा है वो और गहरी होती चली गई। तो देखा आपने, इसका परिणाम क्या हुआ कि आत्म पराजय के नजरिए से आप आत्म पराजय का व्यवहार करने लगे, आप खुद को बताने लगे, खेलों से दूर रहने लगे, यानी आप आत्म पराजय वाला व्यवहार करने लगे। उसका परिणाम नकारात्मक हुआ। नकारात्मक परिणाम हुआ तो उसकी वजह से आपका जो नजरिया था खुद के प्रति वो और दृढ़ होता चला गया। तो इसे कहते हैं आत्म पराजय का दुष्चक्र। तो अगर हमें इस आत्म पराजय के दुष्चक्र को तोड़ना है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहली चीज कि ये दुष्चक्र आपके साथ क्या कर रहा है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आप आत्म जागरूक हैं तो आपको ये समझना भी आसान हो जाएगा कि नहीं, ये मेरा जो नजरिया है ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे इसे तोड़ना है। तो आप उसकी तरफ काम करना शुरू करेंगे। तो जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला स्टेप है अपने नकारात्मक आत्म संवाद को बदलें। जो अपना नेगेटिव सेल्फ टॉक है, खुद को जो आप बता रहे हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, इसको बदलें। फिर आप खुद की आलोचना करने वाले विचारों को पहचानें। जो आपके सेल्फ क्रिटिसाइजिंग थॉट्स हैं ना, जो आप खुद को देते रहते हैं, उनको आप बदलिए। एक उदाहरण देती हूँ आपको यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो आपका संवाद, अगर आप नकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं तो आपका संवाद होगा, छी ये ड्रेस मेरी, मुझ पर कोई भी ड्रेस सूट नहीं करती, पार्टी में सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझे नहीं लगता मुझे पार्टी में मजा आएगा। अब इस आत्म संवाद को या खुद की आलोचना को हम किस तरीके से बदलेंगे। आप खुद को बताएं कि मुझे आज पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। तो फिर आप आईने के सामने 1 मिनट खड़े रहिए, स्माइल कीजिए, खुद को एक जस्ट कॉम्प्लीमेंट दीजिए अपने नाम लेकर के कि अरे बहुत अच्छी लग रही हो या बहुत अच्छे लग रहे हो। देखिए इससे आपकी सोच में कितना फर्क आएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आपने शायद भाग मिल्खा भाग ये पिक्चर देखी होगी, उसमें आपने अंत में जब वो पाकिस्तान रेस के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो सब लोग उनसे कहते हैं कि शायद ये आपके जीवन की अंतिम रेस हो, तो वो कहते हैं मैं वैसे ही दौड़ूंगा। उनके विचार सकारात्मक हैं अभी, लेकिन जब वो दौड़ने के लिए शुरू करते हैं तो एक उसमें सीन है जो मुझे छू गया कि वो मेंटली पूरी दौड़ पहले अपने विजन में पूरी दौड़ लेते हैं, बहुत तेजी से एक ट्रैक के ऊपर चले जा रहे हैं, ऐसा वो इमेजिन करते हैं। यानी वो खुद को बता रहे हैं कि मैं इतनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। और नतीजा ये है कि जब वो वास्तव में दौड़ने के लिए जाते हैं तो वो दौड़ में पहले नंबर पर आते हैं। तो इस तरीके से खुद को आलोचना करने वाले या दूसरे जब हमारी आलोचना करते हैं तो अपने आत्म संवाद बदलें। एक और चीज जो हम आत्म पराजय के नजरिए में देखते हैं वो है अतिरंजित और विकृत विचार। बहुत ज्यादा ऑफुलाइजेशन, किसी भी चीज को बोलने का। एक उदाहरण देती हूँ कि मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिले, इस परीक्षा में मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले तो मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ। जब आपके मन में ऐसे विचार आए तो आप उन्हें चैलेंज करें, चुनौती दें। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। मैंने खुद को बताया कि मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। किस वजह से आप कह रहे हैं? मुझे परीक्षा में अच्छे ग्रेड नहीं मिले। किस वजह से नहीं मिले? हो सकता है आपने मेहनत नहीं की हो। तो क्या आप उस वजह को बदलना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है कि अगर आपने वो वजह बदली तो आपके ग्रेड अच्छे आएंगे? शायद। तो फिर क्या आप अभी कह सकते हैं कि आप एक नाकामयाब इंसान हैं? तो देखिए, आपने जब अपने विचारों को चुनौती दी जो इस तरीके के अतिरंजित विचार हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कौन कह रहा है कि आप नाकामयाब इंसान हैं। इस तरीके से जब आप एक विकृत या अतिरंजित विचार को चुनौती देते हैं तब आप अपने यथार्थ के करीब आते हैं
और आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम खुद को हराने वाले नज़रिए को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमने जो 3 पॉइंट्स बताए उन्हें थोड़े विस्तार से देखते हैं। पहला पॉइंट था नकारात्मक संवादों को बदलें। तो अब जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ऊपर एक नकारात्मक संवाद है। नए कॉलेज में मुझे अच्छे दोस्त मिलेंगे ही नहीं, वहाँ के अध्यापक भी काफ़ी सख्त बर्ताव रखते हैं। अगर आपका ये नकारात्मक संवाद है तो आप खुद से कहिए, नए कॉलेज में मुझे नए दोस्त मिलेंगे, अच्छी दोस्ती बनने में शायद थोड़ा वक्त लगे पर मैं प्रयास तो करूंगी ही। अध्यापक भी काफ़ी सख्त बर्ताव रखते हैं, उनका दिल जीतने का काम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। यानी आप उसमें खुद को एक चुनौती दे रहे हैं कि मुझे उनका दिल जीतना है। इसी तरीके से अगर आप पलट करके फिर जेसिका की स्टोरी की तरफ जाएं तो आपको क्या, वो खुद को क्या बता रही थी, वो इस योग्य है ही नहीं, वो ये सारे काम कर ही नहीं सकती। मान लीजिए इसकी जगह अगर उसने खुद को बताया होता कि मुझ में इस नौकरी को पाने के सारे क्वालिफिकेशंस हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मैं इस नौकरी के योग्य हूं। अगर उसका यह आत्मसंवाद होता तो आपको क्या लगता है, क्या जेसिका की जिंदगी बदलती? अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम कहते हैं खुद की आलोचना करने वाले विचारों को पहचाने। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन वाक्यों को देखिए। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में मैं असफल हुआ हूं तो मैं एक नाकामयाब इंसान हूं। गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हुआ है तो मैं प्रेम करने के लायक ही नहीं हूं। मेरे हाथ से एक फूलदान टूट गया है, मुझ में सलीका ही नहीं है, मैं एकदम बेशऊर हूं। आज दाल में नमक कुछ ज्यादा डल गया, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। इसे कहते हैं खुद की आलोचना करने वाले विचार। इन्हें बदलिए। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि हमें खुद को हराने वाले नजरिए को बदलना है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। अपने उन सारे विचारों को, सारे नकारात्मक विचारों को चुनौती देते हैं इस एक्टिविटी के जरिए, जिसे करने में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये एक्टिविटी सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि हमारा ये जो सेल्फ डिफीटिस्ट एटीट्यूड रहता है, ये हमारी अपेक्षाओं को कमज़ोर बनाता है और हमें नकारात्मक सोच की तरफ ढकेलता है। अब ये जो नकारात्मक सोच रहती है, ये कैसे कैसे विचारों को जन्म देती है, आइए वो देखें, जिसे हम अभी तक अतिरंजित या विकृत विचार कह रहे थे। तो इन विकृत विचारों में पहली श्रेणी है ऑल और नथिंग, सब कुछ या कुछ भी नहीं। ऐसे लोग हर चीज़ को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, या तो ये है या ये है, बीच का उनके लिए कुछ नहीं होता। जैसे अगर मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग पास नहीं की तो इंजीनियर बनने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरीके से मेरी एक परिचित है जो या तो कोई बहुत भ्रष्ट है या एकदम ईमानदार है, उनके लिए बीच की कोई जगह नहीं है। तो एक बार उनका एक कलीग, उसने अपनी माँ के नाम पर कार ली। उनकी माँ सीनियर सिटीजन थी, शायद पैसे बचा रहा होगा वो। तो उन्होंने क्या बोला, अरे अपनी माँ सीनियर सिटीजन है इसीलिए उनके नाम पर कार खरीद रहा है, पैसे बचा रहा है, बिल्कुल भ्रष्ट व्यक्ति है ये। देखा आपने, ऑल और नथिंग, बीच की कोई स्थिति में समझौता करने के लिए वो तैयार ही नहीं। दूसरा विकृत विचार, अति सामान्यीकरण, ओवर जनरलाइजिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास में बहुत लिमिटेड फैक्ट्स रहते हैं, लेकिन उनके आधार पर हम एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे डालते हैं। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं कभी भी कोई गर्लफ्रेंड बनाने के लायक नहीं रहा। देखा आपने, एक गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई तो अब मैं कोई भी गर्लफ्रेंड बना नहीं सकता, मैं किसी के साथ में मित्रता नहीं कर सकता। इसी तरीके से किसी की पहली नौकरी चली गई तो उसने क्या कहा, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, मेरी ये दूसरी जॉब भी चली जाएगी, मुझे कभी कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो इन लोग हमेशा हमेशा अक्सर इसी तरीके की बातें करते हैं। ये हुआ ओवर जनरलाइजिंग। तीसरा विकृत विचार है फिल्टरिंग, यानी छानना। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे आजू बाजू में कितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हों, हम उनमें से नकारात्मकता खींच करके बाहर निकाल ही लेते हैं, और जितनी हमारी पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने किसी को बोलते सुना होगा, अरे ए ग्रेड मिला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहला प्राइज तो नहीं मिला ना मुझे,
या हाँ माना मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की, लेकिन ना उन्होंने एक चीज़ कही जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। बॉस ने तारीफ की, वो बात अलग रह गई। अब उन्होंने जो एक चीज़ नहीं बोली, हम उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसे कहते हैं छानना यानी फिल्टरिंग। तीसरा विचार, असहाय सोच। खुद को एकदम लाचार, बेचारा महसूस करना कि हाय मैं तो परिस्थिति का मारा हूँ, मेरा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इस सोच में एक चीज़ याद रखिए, ये सोच हमारी अपनी सीखी हुई होती है, ये बाहर से नहीं आती। इसे हम कहते हैं लर्नेड थिंकिंग। तो अगर आपको इसे बदलना है तो आपको इसके लिए कोशिश करनी होगी। खुद को पहचाने कि कहीं आप बेचारी, खुद को बेचारा तो सेल्फ पिटी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये आपको जागरूक होने की ज़रूरत है इसके मामले में। अगली सोच, खुद को दोष देना, सेल्फ ब्लेमिंग। दुनिया में कुछ भी खराब हो रहा हो, सबका कारण मैं ही हूँ। इस तरीके के व्यक्ति, जैसे मेरे बेटे ने आज अच्छे से खाना नहीं खाया, मुझे ही खाना बनाना नहीं आता है। कई बार तो लोग इससे भी ज़्यादा आगे जाते हैं, अरे इंडिया आज मैच हार गई, मुझे देखनी नहीं चाहिए थी, मेरी वजह से हुआ है। जब मैं मैच नहीं देखती ना तब इंडिया जीतता है, तो आज मुझे बैठना ही नहीं चाहिए था। इंडिया की जीत उसके अपने परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। आप वो मैच देखें या न देखें, इंडिया का परफॉर्मेंस उससे प्रभावित नहीं होता। पर ये सेल्फ ब्लेमिंग एटीट्यूड या विकृत विचार जो हमारे मन में रहते हैं, ऐसी सोच को जन्म देते हैं। अगला विचार है पर्सनलाइजेशन। हर बात को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेना। आप सड़क से जा रहे हैं, कुछ लोग बाजू में खड़े होकर ठहाका लगा रहे हैं। आपकी सोच क्या है? ये सब मुझ पर ही हंस रहे हैं। आप शायद उन्हें जानते भी नहीं होंगे, हो सकता है वो किसी जोक पर हंस रहे हों। जोक पर ही हंस रहे होंगे, अगर आप जानते नहीं हैं आपको, तो आप पर क्यों हंसेंगे? ये जो एक सोच है, इसे कहते हैं पर्सनलाइजिंग। इसका एक और उदाहरण देती हूँ। जेसिका को ऑफिस में एक ग्रुप में मेल आई कि सब लोगों को हिदायत दी जाती है वो अपने पर्सनल कॉल्स लिमिट करें। जेसिका की सोच क्या हो? अरे ये मेरे बॉस ने जो मुझे मेल भेजी है, ज़रूर वो मुझसे बहुत गुस्सा है, क्या मैं बहुत ज़्यादा कॉल करती हूँ? बॉस ने एक जनरल मेल भेजी है, एक ग्रुप में भेजी है, उसमें जेसिका को इतना पर्सनली उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ये फिर अतिरंजित विचारों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। उसके बाद की सोच देखते हैं, दिमाग को पढ़ना यानी ट्राइंग टू रीड समबडी एल्सेज माइंड। हमारा क्या होता है, हम जैसी सोच रखते हैं, हमें लगता है कि दूसरा इंसान भी वैसे ही सोच रहा है। अब एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि एक पति थका हारा सा घर में आया, उसने अपनी पत्नी से बात नहीं की, तो पत्नी का क्या विचार है? ये जब भी घर आते हैं तो बहुत निराश और चिड़चिड़े रहते हैं, शायद अब ये मुझे पसंद नहीं करते, इनको घर आना अच्छा नहीं लगता। बात क्या है कि वो ट्रैफिक से परेशान हुआ है, उसके ऑफिस में कुछ मतभेद चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और वो घर आकर के उसका मूड ठीक नहीं है। इससे पत्नी का कोई लेना देना नहीं है, पर जिस तरीके से वो अपने बारे में सोच रही है, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, इसकी वजह से वो सोच रही है कि उसके पति उसे पसंद नहीं करते। एक और उदाहरण देखते हैं। राजेश आज उखड़ा हुआ है, ज़रूर वो मुझसे ब्रेकअप करने की बात सोच रहा होगा। अब राजेश के मन में क्या चल रहा है ये तो किसी को पता नहीं है, पर जो लड़की है वो राजेश का माइंड पढ़ने की कोशिश कर रही है। अगला विचार, भावनात्मक तर्क, इमोशनल रीजनिंग। इसमें कैसे है, हम खुद की आलोचना करते हैं और उसकी वजह से कोई निष्कर्ष निकालते हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। इसका उदाहरण देखते हैं। मेरे सहकारी मेरे काम में सहयोग नहीं देते क्योंकि मैं आकर्षक जो नहीं हूँ। देखा आपने, अगर मैं खुद को कह रही हूँ कि मैं आकर्षक नहीं हूँ, तो मैं सारी चीज़ें उससे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे सहकारी मुझे सहयोग नहीं देते, रास्ते में कोई मुझे देखकर हंसता नहीं है, या मेरे साथ जो भी कोई बुरा होता है, मैं आकर्षक नहीं हूँ, इसीलिए ये हो रहा है। ये मेरे इमोशन, मेरी भावनाएं हैं, इसका दूसरों के साथ में कोई लेना देना नहीं है। अगला विचार, भयंकर या अनर्थकारी बनाना, जिसे हम कहते हैं ना, किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके उसके सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिव चीज़ें सामने रख देना। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, तिल के ताड़ को राई का पहाड़ बनाना। इसके एक उदाहरण देती हूँ। मैथ्स के अध्यापक मुझे पसंद नहीं करते, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। या आज जब मैं ऑफिस आया तो थोड़ा लेट हो गया, बॉस ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, पक्का मेरी नौकरी चली जाएगी।
इस तरीके के जो विचार रहते हैं ये अतिरंजित रहते हैं, एग्जैजरेटेड रहते हैं, इनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं रहता है। तो अभी तक हमने नकारात्मक सोच या सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड से जुड़े सारे विचार, सारे अतिरंजित विचारों की एक लिस्ट देख डाली। तो अब इसके ऊपर एक क्विज लेते हैं। इस क्विज में आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रश्न दिखाए जाएंगे। एक स्लाइड में एक प्रश्न है और उसके आगे ये सारे के सारे 9 विचार लिखे हुए हैं। तो आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसमें कौन सा नकारात्मक विचार छुपा हुआ है इसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए क्विज की शुरुआत करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट, मेरा अपना भाई भी अगर मेरी मदद न करना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता मेरा। अब ये जो अतिरंजित और विकृत विचारों की लिस्ट दी गई है इसे देखिए, सब कुछ या कुछ भी नहीं। दूसरा है अति सामान्यीकरण। तीसरा छानना। चौथा असहाय सोच। पांचवा स्वयं को दोष देना। छठवां व्यक्तिगत बना लेना। सातवां दिमाग को पढ़ना। आठवां भावनात्मक तर्क। नौवां भयंकर या अनर्थकारी बनाना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बेटे से प्यार है तभी तो गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती हूं। पर्याय वही है। आपको उन विकृत विचारों में से ढूंढना है कि इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा पर्याय सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मेरे सेशन के फीडबैक में 20 में से 4 लोगों ने कहा कि सेशन बोरिंग था। सब लोगों को सेशन अच्छा ना लगे तो ये सेशन करने का क्या फायदा है। अगला स्टेटमेंट, इस मीटिंग के लिए आते समय अचानक हुई आंधी और बारिश की वजह से सबको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। अगली स्टेटमेंट, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में देर से जाना मतलब मेरा करियर खत्म। अगली स्टेटमेंट, 2 प्रयासों के बाद भी जीआरई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। हिंदी मीडियम में पढ़े लोगों का यही हाल होता है। मोहन ने कोएड स्कूल में पढ़े लोगों के बारे में जो कहा ना, पक्का वो मुझे सुनाना चाहता था। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूं, मैं तो 0 ही रहूंगी ना फिर। जब से ऑफिस से आए हैं पापा मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले, पक्का मुझसे नाराज हैं। तो आशा है अभी आपने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए उससे आपको अतिरंजित या विकृत विचारों के बारे में जानकारी मिली होगी और आपको ये सारे विचार आइडेंटिफाई करते बने होंगे। तो आज का सत्र कंक्लूड करने से पहले आइए हम देखें कि आज हमने इसमें क्या सीखा। हमने अपने थिंकिंग पैटर्न्स यानी सोचने की शैली के बारे में बात की। इसमें हमने देखा कि सकारात्मक सोच और अच्छा स्वास्थ्य कैसे जुड़े हुए हैं। साथ ही हमने देखा नकारात्मक सोच का मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है। उसके बाद में खुद को हराने वाला नजरिया यानी सेल्फ डिफीटिस्ट एटीट्यूड क्या है, इसके बारे में हमने बात की और अंत में उस एटीट्यूड को कैसे बदला जा सकता है इसके बारे में हमने बात की। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी सोचने की शैली के बारे में अधिक जागरूक हो गए होंगे और अगली बार जब भी आपको कोई अतिरंजित या विकृत विचार आपके सामने आएगा तो आप उसे ज़रूर पहचान लेंगे। तो आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद।